ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 102 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। जहां एक और राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड के 14,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रेड्डी से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, अपनी चर्चा की शुरुआत जो है देश में चल रहे सबसे बड़े विश्व के टीकाकरण कार्यक्रम से करते हैं, और हमने अभी जो 100 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर इतिहास रचा है, इसके लिए सबसे पहले मैं आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी को बधाई देता हूं, क्योंकि इस अभियान से जुड़कर आपने भी तमाम लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव किया और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। क्या कहेंगे? इस महत् कार्य में हम सब लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर लोग या स्वास्थ्य कर्मचारी का ही योगदान रहा है। आप जैसे लोग जो AIR के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के महत्व का परिचय देते हैं, उसके फायदे बताते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वैक्सीन लें, अपने परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन दिलाएं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो लोग आम जनता में भी खुद स्वयं चल के अपना पंजीकरण करा के वैक्सीन लगवाते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनका भी काफी योगदान रहा है जी। ये सारा भारत का विजय है, केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं। हालांकि स्वास्थ्य कर्मचारियों का काफी ज्यादा प्रभाव रहा है जी। और डॉक्टर रेड्डी, आप शुरू से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं और हमारे करीब 535 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, और शुरुआती दिनों में चलते हैं और याद करते हैं वैक्सीन के सफर को कि किस तरीके से हम लोग बात करते थे कि देश में वैक्सीन के ट्रायल्स किए जा रहे हैं और कुछ कंपनीज वैक्सीन बनाने की तैयारी में हैं, और धीरे धीरे ये दौर कैसे गुजरा और उसके बाद 9 महीने के अंदर अगर हम देखें तो 100 करोड़ से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी कामयाबी एक सपने जैसा लगता था, लेकिन हमारे देश में जहां पे इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारी चीजों के बीच में हमने जिस तरह से इस टारगेट को अचीव किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये कोविड के वैक्सीन बनने लगे, भारत में हालांकि कई प्रकार के वैक्सीन पहले बन चुके हैं जी, कोविड के खिलाफ कभी कोई वैक्सीन बना नहीं। और खास करके कुछ तकनीक जो होते हैं, जो इनएक्टिवेटेड वायरस का जी, और जो वायरस वेक्टर वैक्सीन जो कोविशील्ड जो कहते हैं एस्ट्राजेनेका से बना है, तो दोनों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये जो इनएक्टिवेटेड वायरस जो है, जो ICMR ने वायरस खोज निकाला जी, और उसको कल्चर किया और कल्चर्ड वायरस को फिर भारत बायोटेक को दिया
और उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में वो इनएक्टिवेटेड वायरस को काफी सफलता के साथ और काफी सुरक्षा के साथ क्योंकि इनएक्टिवेटेड वायरस अगर ठीक से इनएक्टिवेट नहीं हुआ तो काफी खतराजनक होता है। तो बहुत ही उन्होंने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वैक्सीन बनाया। ये तो सारा भारतीय वैज्ञानिकों का विजय है और उनका तकनीकी बल का भी विजय है। और दूसरा जो कोविशील्ड वैक्सीन बना, अगर उसके बारे में भी हम सोचें, हालांकि ये ऑक्सफोर्ड में बना था, मगर वो ऑक्सफोर्ड से जो वायरस का सैंपल यहाँ पे भेजा गया, उसको कल्चर करके सीरम इंस्टीट्यूट में बहुत ही बड़ी मात्रा में वो वायरस का उत्पादन करते हुए, वो भी चिंपैंजी वायरस का, उसके साथ ये वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन का कोड जो है उसको जोड़ते हुए, तो उन्होंने भी जो अपना काबिलियत दिखाया इसमें, और इतना बहुत ही बड़े मात्रा में उन्होंने वैक्सीन पैदा किए और केवल भारत को ही नहीं दूसरे मुल्कों को भी उन्होंने वैक्सीन पहुंचाया। तो ये भारतीय तकनीकी बल का भी एक विजय मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाली बाहर से वैक्सीन मंगा रहे हैं और उसको खाली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वैक्सीन यहाँ पे बनाने का भी जो प्रक्रिया हुई है वो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और सराहना चाहिए। और इतनी बड़ी मात्रा में अभी वैक्सीन अभी बन रही है, अभी दोबारा दूसरे देशों को भी हमने वैक्सीन भेजना भी शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि ये वैक्सीन यात्रा जो है एक भारत का एक विजय मानना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि और कई सारी वैक्सीन भी यहाँ बन रहे हैं कि केवल ये दोनों वैक्सीन नहीं, कुछ वायरस सब प्रोटीन जो वायरस सब पार्टिकल प्रोटीन जो कहते हैं, सब यूनिट प्रोटीन, तो वो वैक्सीन भी बन रहा है यहाँ पे। mRNA वैक्सीन भी भारत में बन रहा है, DNA वैक्सीन बन चुका है। तो एक तरीके से भारतीय तकनीक का विजय मानना चाहिए। जी, और भारत पहले से ही वैक्सीन के प्रोडक्शन में एक अग्रणी देश रहा है और इस सफलता ने इसमें, और हम ये कह सकते हैं, दिस हैज एडेड विंग्स टू द सक्सेस, और इसके बाद सफलता में 4 चांद लग गए और आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है और भारत की इस मिसाल को अपने यहाँ भी लागू करना चाह रहा है। डॉक्टर रेड्डी, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें और उसमें कोविन प्लेटफॉर्म का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी रहती है। पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से कोविन ने सरल बनाया कि लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, उनका जो सर्टिफिकेशन है, उनको जो चॉइस ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर है, जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी सारी चीजें ये प्लेटफॉर्म देता है। और शायद बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से इस कोविन प्लेटफॉर्म की मांग की है कि उनके यहाँ भी इस तरह का प्रोग्राम चलाने में मदद की जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जिन देशों में वैक्सीन बहुत ही बड़ी मात्रा में उन्होंने मंगवाया और लोगों को देने लग गए हैं, तो उसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं थी। पर जब हमारे यहाँ वैक्सीन्स को शुरुआत में कुछ कमी रही संख्या में और हमें चुन चुन के देना आवश्यक था, जिन लोगों को ज्यादा बीमारी का खतरा था उनको पहले वैक्सीन पहुंचाने का हमारा जिम्मेदारी और फर्ज था, तो तब ये कोविन वैक्सीन के जरिए, कोविन ऐप के जरिए तो ऐसे लोगों का पहचान हुआ है, उनका पंजीकरण हुआ है और उनको वैक्सीन मिला है। उसके बाद में जो वैक्सीन काफी बहुत बड़ी मात्रा में मिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद में भी और लोगों को, जब 18 साल की उम्र के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का निर्णय लिया गया, तो तब भी ये बड़ी आसानी के साथ लोगों को पंजीकरण कराया गया। और कुछ लोगों को जो जिनके पास ये स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर नहीं थे, उनका भी मदद किया गया। वॉक इन सेंटर्स में जा सकते थे और वहां पे पंजीकरण करा सकते थे कोविन पे। तो कोविन से काफी फायदा हुआ है कि ये वैक्सीन यात्रा जो है काफी सरल हुआ है। जी,
और डॉक्टर रेड्डी, इस समय जबकि पूरे विश्व में लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, ऐसे में कुछ देशों में अगर हम रूस की बात करें या कुछ यूरोपीय देशों की बात करें, जहां पे दोबारा से कोविड की एक नई लहर सामने आ रही है, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो ये बार बार क्यों होता है? इसमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो वैक्सीन लग चुका है वो क्या ये वायरस के जो दूसरे रूपांतर के बाद में जो वेरिएंट्स निकलते हैं उसके खिलाफ ठीक काम करता है या नहीं। हमारे यहाँ वैक्सीन तब लगने शुरू हो गया जब पहले वो अल्फा वेरिएंट जो ब्रिटेन से आया था, और उसके बाद में मार्च अप्रैल मई के महीने में जब डेल्टा वेरिएंट का जोर था तब वैक्सीन लगना शुरू हो गया जी। तो एक तरीके से ये वैक्सीन का असर हालांकि डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा कम हो जाता है, पूरी तरह हारता नहीं है। तो ये वैक्सीन काफी काम कर चुका है उस समय वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में, और वो अभी शक्ति थोड़ा बन के रहा है। ब्रिटेन, रशिया वगैरह में जो वैक्सीन जो पहले लग चुके हैं डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश के पहले जी, वो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बना था वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ कम हो गया, और जब डेल्टा वेरिएंट का प्रवेश उन देशों में हुआ जो इम्यूनिटी था वो डेल्टा वेरिएंट के सामने उतना वो शक्तिशाली नहीं रहा। तो उसके वजह से भी वो उस प्रकार का अनुभव है उनका। मगर हमारे यहाँ पे भी थोड़ा वैक्सीन के वजह से, थोड़ा इन्फेक्शन के वजह से ये डेल्टा वेरिएंट के प्रति काफी लोगों को इम्यूनिटी मिल चुका है जी। हालांकि हमें अभी भी सावधानी से बरतना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी कुछ महीनों के बाद हो सकता है, साल के बाद कम हो सकता है जी। तो, या नए वेरिएंट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। मगर दूसरे देशों में और एक भी प्रक्रिया हमने देखा है जी कि भारत में वैक्सीन के विरोध में ऐसा कोई मोर्चा या मुहिम नहीं है जी। कुछ बाहरी देशों में वैक्सीन के प्रति कुछ काफी लोगों को काफी ज्यादा शक या उसका खिलाफत करने का आदत बन गया है कुछ लोगों को जी। तो वो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं और दूसरों को भी वैक्सीन लेने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो अगर कई सारे लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं तो तभी भी ये वायरस फैल सकता है बड़े आसानी से, और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं जब उनके अंदर वैक्सीन का शक्ति थोड़ा सा कम हो जाता है उनके ऊपर भी ये वो आक्रमण कर सकता है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उससे वायरस का प्रसार कम हो जाता है और सभी लोगों का फायदा होता है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि हम सभी को वैक्सीन लेना है, तो जिन लोगों ने अभी तक अपना टीकाकरण नहीं कराया है वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं महाराष्ट्र थाने से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल है जो वैक्सीन एजिटेशन जो और देशों में सर देखा गया है सर, अमेरिका, यूके, रशिया वगैरह और बहुत 4-5 देश है जी सर। क्या सर वो वहाँ की मतलब लोगों ने इतनी उदासीनता या वहाँ की गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहे सर? तो सर ये वैक्सीन अगर सबको नहीं मिलती है तो ये जो कोविड है। जी बिल्कुल। हेलो तो जी हम सुन पा रहे हैं आपको। जी डॉक्टर रेड्डी जी, सर आगे चल के मतलब ये खतरा बना ही रहेगा जब तक दुनिया से ये कोविड नहीं जाता है सर। ये जो और देशों में जो ये वैक्सीन जो कम ले रहे हैं लोग,
सर इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा? जी, अभी आपने हमारी चर्चा सुनी नहीं, डॉक्टर रेड्डी यही बात बता रहे थे। डॉक्टर रेड्डी, जैसा कि आप ये बता रहे थे कि सभी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्या कहेंगे? ये इनका बात बिल्कुल सही है। सभी लोगों को सभी देशों में सुरक्षा के लिए वैक्सीन लेना आवश्यक है। जितने ज्यादा लोग लेंगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर एक देश में कई सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उनको सोच लीजिए कि साल भर तक या 2 साल तक इम्यूनिटी से रक्षा मिलती है जी, मगर अगर दूसरे देशों में इस प्रकार का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं चला, नहीं सफल हुआ, तो वहां पे नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं। वायरस का रूपांतर होता है, वो नए नए वेरिएंट्स निकल सकते हैं जिनमें ये वैक्सीन या नेचुरल इम्यूनिटी से बचने का शक्ति मिल सकता है उन वेरिएंट्स को। तो अगर वो वेरिएंट्स दोबारा ऐसे देशों में भी प्रवेश करें जहां पे पहले वैक्सीनेशन हो चुका है 1 साल पहले, तो हो सकता है वहां पे भी दोबारा तकलीफ शुरू हो जाए, ये इन्फेक्शन का दौर शुरू हो जाए। इसीलिए जितने ज्यादा मुल्कों में जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल सकता है और 1 साल के अंदर, उससे ये फायदा होगा कि ये वायरस का फैलने का खतरा कम हो जाता है, ये नए वेरिएंट्स का निकलने का भी खतरा कम हो जाता है। तो इसीलिए सबको लगाना चाहिए। बाहरी कुछ मुल्कों में सियासती कारणों के कारण वहां पे कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, उनको अपने सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है या मतभेद है, तो इसलिए उसका खिलाफत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है। सियासत एक साइड पे है और एक और पे है, और यहाँ पे वैक्सीन के ऊपर विश्वास बना हुआ है। तो लोग ऐसे बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, कुछ लोगों को शक हो सकता है कि कितना फायदा कर सकता है, कितने दिन ये इम्यूनिटी बना रहता है। तो इस प्रकार के शक को दूर करने के लिए सभी विशेषज्ञ भी हैं और सरकारी साधन भी है। जी बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, जैसे कि तमाम हमारे जो कॉलर्स हैं वो हमें फोन करते हैं, और इस पूरे सफर के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने तरह तरह से, उनके अंदर जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, कुछ ऐसी चीजें थी, भ्रांतियां थी, जिसे इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर किया गया और लोगों को सही जानकारी दी गई। और इस बीच गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी डॉक्टर स्वागत है आपको। नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी की लगा। जी बताएं। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो जी। जी। और सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि बच्चों की वैक्सीन के लिए कब तक वेट करें, और दोनों डोज लेने के बाद कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जी डॉक्टर रेड्डी, 2 सवाल हैं इनके। पहला तो ये है कि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, जिस पर सभी को इंतजार है जिसका। बच्चों का वैक्सीन तो एक ओर से तो मिल चुका है हमारे यहाँ जो ये जाइडस कैडिला का वैक्सीन जो है जी। वो बच्चों में भी उसका प्रयोग हुआ है और उसके लिए अनुमति भी मिल चुकी है बच्चों में इस्तेमाल करने के लिए जब वो मौका आएगा जी। मगर फिलहाल अभी बच्चों में ये कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि बच्चों में कम खतरा होता है गंभीर बीमारी होने का। अभी बड़ों को 18 साल के ऊपर लोगों को सबको वैक्सीन लगना बिल्कुल आवश्यक है, और बच्चों में भी जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है या इम्यूनोसप्रेस्ड है शायद उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले फेज में। मगर अभी जो 18 साल के ऊपर जिन सब लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, अगर वैक्सीन ना हो तो अगर उनको इन्फेक्शन हो तो तब गंभीर बीमारी होने का खतरा है, उन सबको प्राधान्यता दी जाएगी। मगर बच्चों का भी शायद अगले साल शुरू हो जाएगा प्रक्रिया, तब तक दूसरे वैक्सीन भी निकलेंगे जो बच्चों में अभी जांच के मार्ग पे चल रहे हैं, और उनका जांच पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे खत्म होने के बाद कितना इफेक्टिव है, कितना सेफ है,
वो सारा पता भी चल जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के बारे में अभी जल्दी मत करिए, अगले साल तक इंतजार कर लीजिए। और दूसरी बात आपने पूछा कि वैक्सीन का 2 डोज लगाने के बाद कितना दिन इम्यूनिटी रहेगा, वो वैक्सीन के ऊपर भी आधारित है और व्यक्ति के ऊपर भी आधारित है। आमतौर से जो वैक्सीन हमारे भारत देश में दे रहे हैं, कम से कम 6 महीने तक इम्यूनिटी तो बन के रहेगा। हो सकता है साल भर या उससे ज्यादा भी इम्यूनिटी बन के रहेगा। मगर अभी जो मैंने कहा, एक बुजुर्ग आदमी या बीमार आदमी को वो लगता है, जो कमजोर आदमी है, तो इम्यूनिटी जल्दी थोड़ा कुछ महीनों के बाद में कम हो जाता है। अगर युवा व्यक्ति को लगता है जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो उसमें इम्यूनिटी काफी महीनों तक, साल भर के बाद में भी बना रहता है। तो इसीलिए वैक्सीन के ऊपर भी और व्यक्ति के ऊपर भी आधारित है। पर आप निश्चिंत रहिए, जो वैक्सीन आपको भारत में मिल रहे हैं, उससे ऐसा नहीं है कि हल्की बीमारी से पूरा बचाव होगा। हो सकता है कि हल्का बीमारी दोबारा हो सकता है कुछ लोगों को, पर गंभीर बीमारी और मौत का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है जिनको 2 वैक्सीन के डोज लग चुका है। जी। और अब गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी देश की, भारतवर्ष की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जैसे पहले के समय में हम एक सुई कपड़े सिलने के लिए विदेश से मंगाते थे, और आज हमारा देश दूसरे देशों को वैक्सीन टीकाकरण के लिए अपने यहाँ से वैक्सीन पहुंचा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। हम किताबों में पढ़ते थे, आज हम खुद देख रहे हैं कितनी बड़ी हमारी उपलब्धि हुई है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज है, ये अभी थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है, जो बेघर लोग हैं, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो गलियों में, मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, इन लोगों को सरकार की तरफ से रेन बसेरों में जाके इनको वहाँ दिल्ली में अभी सर्दियों में 1400 रेन बसेरों में हो जाएंगे, वो गर्मियों में 600-700 लोग थे। तो जो सरकार की एक अपने रिकॉर्ड में है, तो इनके ऊपर कोई दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारी आवाज कहाँ तक पहुंची कि आपको आप तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जी डॉक्टर रेड्डी, ये चिंतित हैं कि जो लोग रैन बसेरों में हैं या जिनके पास कोई ऐसा आईडी नहीं है जिससे इनको वैक्सीन लगवाई जा सके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? मेरे ख्याल से कई सारे राज्यों में कुछ इंतजाम किया जा रहा है ऐसे लोगों को भी, जिनके पास पक्का निवास स्थान नहीं है या आइडेंटिटी पेपर्स नहीं है, उनका भी पंजीकरण कराने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जी। तो क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड पूछ के वायरस तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता, किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। जी। तो इसीलिए हमें भी सबको बचाना चाहिए वैक्सीन देते हुए। अलग अलग मैंने सरकार कुछ अलग अलग नियम बना चुके हैं वहाँ पे। जी। ये इस प्रकार का वैक्सीन लग सकता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कुछ करा के वो हो सकता है मेरे ख्याल से। जी। तो आप संपर्क कर लीजिए, आपके जहाँ पे भी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क कर लीजिए, वो वैक्सीन का प्रबंध कर देंगे। और अब रुक करते हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश का, जहाँ से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, कैसे हैं आप? मैं जानना चाह रहा जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनके लिए वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? जी डॉक्टर रेड्डी, देखिए शायद थोड़ा देर से सुनना शुरू किया है, तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सारी, जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गया है और जल्दी ही ये आने वाली है। डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और बहुत जल्द ये आ सकती हैं? ये कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो हम कहते हैं वायरस सब पार्टिकल प्रोटीन वैक्सीन, सब यूनिट प्रोटीन वैक्सीन, जिसमें पूरा वायरस का प्रयोग नहीं होता और वायरस का एक प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाता है। उसका काफी हमारा
भारत में इस प्रकार के वैक्सीन बनाने का अनुभव काफी है, तो इसीलिए ये वैक्सीन बन रहे हैं अभी 2-3 कंपनियों में। अभी बायोलॉजिकल ई बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है जी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन बायोलॉजिकल ई बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स का वैक्सीन बना रहा है जी। और दूसरे कुछ कंपनीज भी हैं जो अलग वैक्सीन बना रहे हैं। एक वैक्सीन बन रहा है अभी mRNA वैक्सीन जी। और दूसरा जो भारत का ही बना हुआ है वैक्सीन है, बाहर से मंगाया हुआ वैक्सीन नहीं है जी। और एक वैक्सीन अभी भारत बायोटेक वाले खुद जो नाक से दी जा सकती है, जी जी। इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, उसका भी आजकल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में कम से कम 3 नए वैक्सीन निकलेंगे जो हमारे लिए काफी फायदेमंद होंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब हमारे पास वैक्सीन्स की बहुत सारी चॉइसेस होगी तो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन और बढ़ेगा और बहुत जल्दी 100% लोगों का टीकाकरण हो पाएगा। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से आप जुड़े, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आने वाले त्योहार के लिए मैं बधाई दूंगा। बस मैं ये विनती भी करूंगा कि त्योहार जरूर मनाएं, खुशी से परिवार के साथ बिताएं, मगर सावधानी के साथ। अगर हम अभी कुछ चूक जाएं और कुछ गलतियां कर बैठें भीड़ भाड़ में शामिल होते हुए, तो तब वायरस को दोबारा ऊपर सर उठाने का मौका मिलता है। तो ये त्योहार हमारा त्योहार रहना चाहिए जी। वायरस का त्योहार नहीं बनना चाहिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है डॉक्टर रेड्डी। और जैसा कि त्योहारों का मौसम आ गया है, बाजारों में भी इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है और वहाँ पे जब भी हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो ऐसे में हम किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें? जिस हद तक हो उस हद तक भीड़ भाड़ में शामिल न हो। जहां तक हो सके खुली हवा में, खुला प्रदेश में चलें और लोगों से मिलें। और खास करके ऐसा जगह जो कहाँ पे ज्यादा वायु का प्रदूषण है तो वहां पे ज्यादा न गुजरें। और उसी लिए कम से कम ये दिवाली बगैर फायरवर्क्स के जिससे कि बहुत ज्यादा धुआं में निकलता है उसका इस्तेमाल ना करें। बस रोशनी हो तो बस दिवाली मना सकते हैं रोशनी के साथ, दीप जला के, मगर पटाखे फोड़ के धुआं के साथ हवा का प्रदूषण करते हुए फिर वायरस को निमंत्रण देते हुए बिल्कुल तो वो गलत बात होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी, आपके इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ जी, अब आने वाले त्योहार का आपको सबको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।